नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं विपक्ष की 8 पार्टियों के प्रमुखों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस चिट्ठी का क्या औचित्य है, उस चिट्ठी का कोई मैसेज जाता है क्या, वो चिट्ठियों का कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, और अगर प्रधानमंत्री जी उन चिट्ठियों को मानते हैं या उन चिट्ठियों में लिखी हुई बात में जो त्रहिमाम कहा गया है उस त्रहिमाम को स्वीकार करते हुए तथास्तु करते हैं तो भारतीय जनता के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बात यह है कि हम सबको मालूम है कि मनीष सिसोदिया जेल में हैं, सत्येंद्र जैन पहले से जेल में हैं, शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर मुकदमे हैं। मैं संजय राउत की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एनसीपी की, उनके अनिल देशमुख के ऊपर मुकदमा है, नवाब मलिक जेल के अंदर हैं, अनिल देशमुख जेल के अंदर हैं बहुत बड़े करप्शन मामले में। केसीआर जो तेलंगाना से वो मनीष सिसोदिया के साथ फंसी हुई हैं, उनकी बेटी फंसी हुई हैं। इसके अतिरिक्त लालू प्रसाद यादव के ऊपर ऑलरेडी सज़ा काट रहे हैं, कभी बाहर आ जाते हैं, कभी अंदर चले जाते हैं, कुछ पता नहीं लगता। अभिषेक बनर्जी टीएमसी, उनके ऊपर मुकदमे हैं। आज़म खान जो कि समाजवादी पार्टी से हैं ऑलरेडी अभी बाहर आ गए हैं, लेकिन एक बड़े सरकार के रहते हुए बड़े मामले में घोटाला करने में अंदर हैं। ये जितने भी नाम मैंने लिए, चाहे मैं लालू प्रसाद यादव का नाम लूँ, संजय राउत का, आज़म खान का, नवाब मलिक का, अभिषेक बनर्जी, अनिल देशमुख, या और भी कोई नाम लिए जाएं इस तरह के, हो सकता है इन्होंने लिखा नहीं तो मुख्तार अंसारी का नाम लिख देते, इन्होंने लिखा नहीं तो और भी बहुत सारे नाम लिख देते और कहते कि साहब इनको आप पॉलिटिकली अंदर कर रहे हो। अब समझने की बात यह है कि चिट्ठी तो आपने लिखी है प्रधानमंत्री जी को, और ये आपने कहा है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा आरोप लगाया है। लेकिन इन सबके ऊपर वो हीनियस क्राइम हैं जो सत्ता में रहते हुए सत्ता का दुरुपयोग करते हुए लजाने, सताने या भ्रष्टाचार करने के आरोप है। नवाब मलिक की बात करूं, कबाड़ का काम करते थे, आज अरबों रुपए का व्यापार है, अरबों रुपया कहां से आया। अनिल देशमुख 100 करोड़ रुपए की डील का मामला था, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बारंबार हुआ है। संजय राउत छोटी सी प्रॉपर्टी से बड़ी प्रॉपर्टी में जाने का। आज़म खान जिन्होंने एक यूनिवर्सिटी ही पूरी अपने नाम से बना ली अपने आप को अजर अमर करने के लिए, और तमाम तरह के जो किसान था उनको जेलों में बंद किया गया, उस समय मारा पीटा गया, उनके खिलाफ मुकदमे करे गए और कुल मिलाकर उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम की गई। लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल, कितने चारा घोटाला किया, कितनी सारी मुर्गियां और मुर्गों से बच्चे पैदा किए और उससे पैसा पैदा हो गया। अभिषेक बनर्जी अभी ऑलरेडी फंसे हुए हैं। टीएमसी का जो एजुकेशन घोटाला है, एजुकेशन जो मिनिस्टर था उसका, या जो एडमिशन का मामला है या नौकरियों का मामला है, ये सब प्योर वो मामले हैं जिसमें जनता के प्रति इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी। इन सभी ने जनता को धता बताते हुए तमाम घोटाले किए, और जो पैदल व्यक्ति था राजनीति में घुसने से पहले साइकिल पर चला करते थे, आज अरबों खरबों की प्रॉपर्टियां हैं। मुलायम सिंह यादव का तो हम सबको मालूम है, ये कहा भी जाता है कि साइकिल चुनाव निशान, और साइकिल पर चल कर प्रचार करते थे, साइकिल के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। आज अखिलेश यादव ये जो इन्जॉय कर रहे हैं, क्या ये विधानसभा में सदस्य रहते हुए मिली सैलरी से कर रहे हैं? वो सैलरी जो मिलती है वो तो बहुत इतनी मामूली होती है कि उस सैलरी से बच्चे पालना भी मुश्किल होता है। इसका मतलब ये हो गया कि सरकारी फंड्स का मिस अप्रोप्रिएशन करना या सरकारी फंड के माध्यम से घोटाले करके पैसा पैदा करना, इस मामलों में ये लोग हैं। अब सवाल देखिए, इनका कहना सभी लोगों का ये है, इसमें फ़ारूक अब्दुल्ला आ गए, इसमें शरद पवार आ गए, इन्होंने ये कहा कि साहब आप हमारे ऊपर सब मुकदमे डाल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आज की तारीख में सेंट्रल एजेंसियों के द्वारा हम लोगों को टारगेट करना सभी प्रकार के मामलों में, चाहे वो लिक्विड शराब बेचने का मामला हो या फिर जम्मू कश्मीर बैंक में घोटाले का मामला हो, रोशनी एक्ट के घोटाले का मामला हो, ये सब फर्जी हैं।
अब बताइए, इनमें जितने मामले मैंने आपको गिनाए सब में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी हो चुका है। सभी मामलों में शीर्ष अदालत के उस जगह पर पार हो चुका है जहां से इनको रिलीफ मिल सकती थी अगर सरकार ने गलत तरीके से इनको स्कैन किया था, गलत तरीके से इनको फंसाया था। हाँ, इनका एलिगेशन एक जो है वो ये है कि विश्व शर्मा जो कि कांग्रेस में थे तब इनके ऊपर छापे पड़ रहे थे, इनको स्कैन में लाने की कोशिश हो रही थी। टीएमसी के उस समय अब शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय को स्कैन करने की कोशिश हो रही थी, बाद में इनको छोड़ दिया गया क्योंकि ये आपकी पार्टी में शामिल हो गए। ये एक एलिगेशन इनका है। इसके अतिरिक्त इनका कहना है कि मिसयूज़ हो रहा है, ये हो रहा। ये सब आंख दिखाने वाले लोग हैं, ये सब सरकार से सीधा लड़ने वाले लोग हैं। ये जो केंद्र की सरकार है, मोदी जी को ये सब पागल समझकर या मोदी जी को वो उस स्टेज पर ये लोग डील करने वाले लोग हैं कि नहीं मोदी तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। लेकिन सत्य ये है कि केंद्र की सरकार बैठी किस लिए है? बैठी इसलिए ही है कि अगर कोई घोटाले कर चुका है तो फिर उसके खिलाफ स्कैन होना चाहिए, और एजेंसियां काम कर रही हैं। अब अगर मोदी जी से ये गुहार लगाते हैं और मोदी जी इंटरवीन करके इनको रोकने की शक्ति रखते हैं क्या? प्रधानमंत्री होना अलग बात है, लेकिन आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आप ईडी से, आप सीबीआई से, क्या ये जो ऑटोनोमस बॉडियां हैं, ये सभी ऑटोनोमस बॉडियां हैं, इन बॉडियों पर सरकार का मैक्सिमम इंटरवेंशन हो सकता है क्या? हाँ, ये दुरुपयोग तो हो सकता है, लेकिन क्या इन एजेंसियों से अब ये कहा जा सकता है इनको छोड़ दो, और कहना उचित होगा कि इनको छोड़ दो? मुझे लगता है कि इन सभी ने जिस प्रकार से सरकार के सामने बाधाएं पैदा की थी, सरकार को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, सरकार को छोड़ दीजिए, मोदी जी के माध्यम से देश को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसमें एक और ख़ास बात है कि इन लोगों ने जो चिट्ठी लिखी, इनके साथ कांग्रेस ने साथ देने से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने इनकी चिट्ठी नहीं लिखी, चिट्ठी नहीं मानी। जबकि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों ही बहुत बुरे फंसे हुए थे। दोनों पर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, दोनों को बुलाकर पूरी इन्वेस्टिगेशन करी गई है, दोनों से पूछताछ की गई है, फिर भी कांग्रेस इनके साथ नहीं आई। ये वो ही लोग हैं जिनको अब ये लगने लगा है कि ये फंसे हुए हैं और अब ये जेन्युइनली फंस चुके हैं। अब कोर्ट से भी इनका कोई रास्ता नहीं निकल सकता। मेरा मानना है कि ये तब तक चिट्ठी लिखने वालों में से नहीं थे, तब तक प्रधानमंत्री जी के सामने आने वालों में से नहीं थे, जब तक इनको लग रहा था ये सही मार्ग पर हैं। जब इनको ये एहसास हो गया कि अब इनका फंसना तय है, अब इनका मरना तय है, अब इनको कोई बचा नहीं सकता, उसके बाद ही अब ये सीधे हथकंडों पर आ गए हैं कि क्यों ना केंद्र सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जाए और सरकार इंटरवीन करके इन एजेंसियों से के जो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, इन एजेंसियों के माध्यम से जो गिरफ्तारियां हुई हैं, कोर्ट से रिलीफ मिलने की आशंका ख़त्म हो चुकी है। कोर्ट में मुकदमा चलेगा तो 100% लालू यादव की तरह इनको जेल जाना ही पड़ेगा। यही कारण है कि तेजस्वी यादव चिट्ठी लिख रहे हैं। हाँ, मज़े की बात यह है कि नीतीश कुमार ने इस पर चिट्ठी नहीं लिखी। इन 8 लोगों में नीतीश कुमार शामिल नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने चिट्ठी लिखी है, तेजस्वी यादव ने चिट्ठी लिखी है, अखिलेश यादव ने चिट्ठी लिखी है, शरद पवार ने चिट्ठी लिखी है, और आम आदमी पार्टी ने चिट्ठी लिखी है। नेशनल शरद पवार के अलावा टीएमसी ने चिट्ठी लिखी है, शरद यादव ने चिट्ठी लिखी है, शरद पवार ने चिट्ठी लिखी है। शरद यादव का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन शरद पवार इसमें निश्चित रूप से हैं, और शिवसेना ने इनको चिट्ठी लिखी है। ये 8 वो पार्टियां हैं जिन्होंने पराकाष्ठा कर दी थी। आम जनता इनको जानती है कि इन्होंने पराकाष्ठा करके रखी थी। जनता ने वोट में भी, इलेक्शन में भी इनको रिजेक्ट करके रखा, फिर भी इन्होंने वो करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जो ये कर सकते थे। आप सोच लीजिए कि इन सभी पार्टियों के लोगों को जनता किस नज़र से देखती है। मुझे लगता है कि आप सभी ये जानते ही होंगे कि ये वही लोग हैं जो सरकार को, ये वही लोग हैं जो मोदी जी को आड़े हाथों ले रहे थे। आज ये नतमस्तक होकर सामने गए हैं। क्यों? क्योंकि ये जेन्युइनली फंस चुके हैं। अब इनके पास कोई उपाय बचा नहीं है जो ये उपाय कर लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।